गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम। आपका आज की क्लास में फिर से वेलकम है। और बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के जो नेक्स्ट नोट्स हैं कल मैंने सेंड किए थे आपको, और आप उसको लिखिए, पढ़िए, ठीक है ना। अच्छा, ये चैप्टर बच्चों आज अपना कंप्लीट हो रहा है। छोटे छोटे से थोड़े एक दो टॉपिक हैं जो अपन करके इस चैप्टर को बाइंड करते हैं, और आज ही मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और कल बच्चों, कल सेम टाइम पर इसी समय पर आपका एक क्लास टेस्ट ले रहा हूं मैं। कल बच्चों सेम टाइम पर इसी समय आपका एक क्लास टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है ना। और मतलब आपको तैयारी करनी है, सभी को आपके नोट से पढ़ना है, ठीक है ना। जो चैप्टर सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें मोनेरा किंगडम तक पूरा पढ़ लेना है आपको। इसका मैं क्लास टेस्ट लूंगा आपका, ठीक है बेटा। आज अपन छोटे छोटे से जो टॉपिक्स हैं, एक तो है स्प्रिंग वुड, ठीक है। स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड को हम कहते हैं अर्ली वुड। स्प्रिंग वुड को हम क्या कहते हैं? अर्ली वुड कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, ठीक है। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। बेटा, ऑटम वुड को हम लेट वुड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट वुड कहते हैं, ठीक है बेटा। सेकेंड हम लेते हैं, स्प्रिंग वुड हो गया, फिर ऑटम वुड हो गया, ठीक है। एक हम लेते हैं सॉफ्ट वुड, ठीक है, एंड हार्ड वुड। ओके, एक हम लेते हैं वो जो पहले भी अपन ने डिस्कस किया है, हर्ट वुड। हर्ट वुड, इसको हम ड्यूरामैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरामैन। एंड सेप वुड, सेप वुड को हम कहते हैं एल्बर्नम। एल्बर्नम, ओके। तो ये तो टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एक टर्म है टाइलोसिस, ठीक है बेटा। कल शोएब ने एक बात की थी कि वो सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड के कैसे होती है ना। तो बच्चों, दो तरीके की कॉर्क कैम्बियम होती है। दो तरीके की कैम्बियम होती है। एक तो कैम्बियम होती है जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पाई जाती है। तो जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है उसे हम कहते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? वेस्क्यूलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है ना। और एक होती है बाहर की तरफ जो कॉर्क कैम्बियम बनती है वो, ठीक है ना। तो कॉर्क कैम्बियम, तो जो ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है वो वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो दोनों के द्वारा, वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा भी और कॉर्क कैम्बियम के द्वारा भी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंड लेते हैं अपन टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या है? टाइलोसिस है पेरेंकाइमा के जो इंटरनल जो जाइलम टिश्यूज हैं, तो उनके अंदर जो जाइलम एलिमेंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जाइलम एलिमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि जैसे कि मान लो ठीक है ना, जैसे मान लो ये जाइलम पेरेंकाइमा है, तो ये पेरेंकाइमा ग्रोथ कर जाता है और ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे क्या है कि जो जाइलम एलिमेंट है वो ब्लॉक हो जाता है। जो जाइलम एलिमेंट्स हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? टाइलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलोसिस कहते हैं।
ओके बेटा, दोबारा सुन लीजिए कि जो सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, तो वो कई बार मैंने बताया हार्टवुड की कंडीशन में ब्लॉक हो जाते हैं, वहां पर टैनिन, गम्स, इनका रेजिन का डिपोजिशन हो जाता है। तो वो तो है ही, साथ ही साथ में पेरेन्काइमा ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता है, बना लेता है, तो इसी को हम टाइलोसिस कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं अपन, कुछ और बात भी करनी है आपसे, पेरिडर्म के बारे में भी बात करना है, बात के बारे में भी बात करना है, कॉर्क कैम्बियम और ये सब छोटी छोटी चीजें जो अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड कहते हैं बच्चों, जो स्प्रिंग के सीजन में जो वुड, जो जाइलम तैयार होता है प्लांट के अंदर, उसे हम स्प्रिंग वुड कहते हैं, और इसे हम अर्ली वुड भी कहते हैं। और इनमें मतलब छेद पाए जाते हैं, इनमें छेद का ब्लॉकेज नहीं होता, जो ल्यूमेन होते हैं जो ट्रैकेट्स और वेसल्स में, वो लार्ज होते हैं, तो इजीली वहां मूवमेंट हो पाता है सब्सटेंसेस का। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग वुड कहते हैं या अर्ली वुड कहते हैं। इसी तरीके से जो ऑटम में या विंटर में या ऑटम में जो जाइलम तैयार होते हैं, उन्हें हम लेट वुड कहते हैं, और वो डार्क हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं टाइलोसिस के द्वारा और दूसरे सब्सटेंसेस के डिपोजिशन की वजह से। तो ऐसी वुड को हम क्या कहते हैं, ऑटम वुड कहते हैं या लेट वुड कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड जो होती है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फाइबर्स भी कम होते हैं। ठीक है ना। तो इसे हम सॉफ्ट वुड कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्ट वुड कहते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो वुड होती है उसे हम हार्ड वुड कहते हैं, इनमें वेसल्स भी पाए जाते हैं, फाइबर्स भी अबंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है बेटा, तो इन्हें हम हार्डवुड कहते हैं। एक और टॉपिक है जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, हार्टवुड को बेटा हम ड्यूरामैन भी कहते हैं, और सेपवुड को हम एल्बर्नम भी कहते हैं। तो हार्टवुड जो सेकेंडरी जाइलम का सेंट्रल पार्ट है, जो कि रेजिन, गम्स एंड टैनिन के डिपोजिशन से ब्लॉक हो जाता है, वहां पर टाइलोसिस बन जाते हैं, इसलिए भी ब्लॉकेज हो जाता है, ये एकदम हार्ड हो जाती है, सॉरी ये एकदम डार्क कलर की हो जाती है जो हार्टवुड है। और इनके अंदर क्योंकि ये डार्क है, क्योंकि इनमें डिपोजिशन है केमिकल्स का, तो वहां पर ये एंटीसेप्टिक हो जाती है, वहां पर इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, इंसेक्ट का वहां पर अटैक नहीं हो पाता है, या कोई भी पैथोजन वहां पर अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो ऐसे वुड को हम क्या कहते हैं, हार्टवुड कहते हैं, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, वेस्कुलेशन नहीं होता है। फिर इसके बाहर की ओर जो सेकेंडरी जाइलम का पार्ट है, उसे हम सेपवुड या अल्बर्नम कहते हैं, जिसके अंदर जो ब्रैकेट्स और वेसल्स हैं उनके ल्यूमेन खुले होते हैं, वहां पर कोई भी केमिकल्स का डिपोजिशन नहीं होता है। ठीक है ना, वहां पर टाइलोसिस का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो वहां पर इजीली वेस्कुलेशन पॉसिबल हो पाता है। तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, सेपवुड या एल्बर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपवुड या एल्बर्नम कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये चीज है, और ये लाइट कलर का होता है, जो सेपवुड पार्ट है ये लाइट कलर का होता है। ठीक है ना। टाइलोसिस आप समझ गए, वेस्कुलर कैम्बियम समझ गए, कॉर्क कैम्बियम समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या है बेटा, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है। तो जो कॉर्क है ना बेटा, कॉर्क को हम कहते हैं फैलम। ये ध्यान रखना बेटा, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनको कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। कॉर्क को कहते हैं फैलम, कॉर्क कैम्बियम को कहते हैं फैलोजन। क्या कहते हैं, फैलोजन कहते हैं। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम कहते हैं फैलोडर्म। क्या कहते हैं, फैलोडर्म कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, स्टेम्स के अंदर, रूट्स के अंदर, कि जो कॉर्क पार्ट है उसे हम फैलम कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन कहते हैं, एंड इसके नीचे जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है उसे हम फैलोडर्म कहते हैं। और इन तीनों को कंबाइनली हम पेरिडर्म कहते हैं। तीनों को कंबाइनली हम पेरिडर्म कहते हैं।
तीनों को कंबाइनली हम पेरिडर्म कहते हैं। इसके बाद में लेते हैं बार्क। छाल या बार्क क्या है प्लांट के अंदर? बच्चों प्लांट के स्टेम के अंदर सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर का जितना भी पार्ट है, सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर का जितना भी पार्ट है, जिसमें कॉर्टेक्स भी आ रहा है, जिसमें पेरिसाइकल भी आ रहा है, जिसमें है ना और बाकी जो एपिडर्मिस का पार्ट भी आ रहा है, इन सबको कंबाइनली हम क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर का जो पार्ट है उसे हम बार्क कहते हैं। तो ये पॉइंट था, ठीक है ना। एक बच्चों एक और टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनोमेलस ग्रोथ। एनोमेलस ग्रोथ स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, डाइकोट प्लांट के अंदर, मोनोकोट प्लांट के अंदर एनोमेलस जो ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एनोमेलस ग्रोथ देखने को मिलती है। इस ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि जो एक्चुअल जो काम है कैम्बियम का, ये हमने देखा कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसका काम होता है कि नई फ्लोएम और जाइलम की लेयर्स बनाना। इसी तरीके से जो कॉर्क कैम्बियम का काम होता है वो बाहर की और नई लेयर्स का बनाना। तो फिक्स है ये। लेकिन एनोमेलस ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि जो कैम्बियम का पार्ट है वो डिवीजन करके कुछ डिफरेंट टिश्यूज बनाने का काम कर लेता है। तो इसी ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? एनोमेलस ग्रोथ कहते हैं। तो बच्चों आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। आपको सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में, रूट में, सब में मैंने समझा दिया है। हाँ, अब देखिए स्टील क्या है। स्टील क्या है कि एंडोडर्मिस के अंदर का जो भी पार्ट है वो सारा स्टील है। इसमें पेरिसाइकल भी है, ठीक है ना, वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट भी आ गया, पिथ भी आ गई। तो इसे हम स्टेलर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेलर रीजन कहते हैं। एंडोडर्मिस के इनसाइड जो पार्ट है जितने भी, वो सारे क्या है? स्टेलर रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब जो सान्या ने बात की, ये बात सही है कि जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है वो एंडोजीनस होती है। एक दो टर्म है, एक तो है एक्सोजीनस और एक है एंडोजीनस। तो इन जो स्टेलर रीजन से जहां से रूट्स की ग्रोथ हो जाती है, एडवेंटिशियस रूट्स की, तो वो एंडोजीनस ग्रोथ कहलाती है, जबकि ब्रांचेस के अंदर, स्टेम के अंदर एक्सोजीनस ग्रोथ देखने को मिलती है। ओके बेटा, फिर भी मैं सान्या का जो क्वेश्चन है एक बार ये लिख के सेंड कर देगी ना, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये डेंजरस बोल रही है या एंडेंजर बोल रही है, ठीक है ना। तो एक बार आप लिख के भेजना। जबकि ये बात सही है, स्टेलर रीजन से एडवेंटिशियस रूट्स की ग्रोथ होती है और जो एडवेंटिशियस रूट्स की जो ग्रोथ होती है वो एंडोजीनस होती है। ओके बेटा, और स्टेलर रीजन आपको समझ में आ गया। और एंडोडर्मिस के बाहर का जो पार्ट है, एंडोडर्मिस के बाहर का पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन कहते हैं। ओके, एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन कहते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाहर का पार्ट, और एंडोडर्मिस के अंदर का पार्ट हो गया स्टेलर रीजन, ठीक है। तो बच्चों आप सभी यदि एग्री हैं कि ये चैप्टर आपको क्लियर है, समझ में आ गया, आप जब नोट्स पढ़ो उसमें और फिर से कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना। तो आप सभी एग्री हैं कि मैं अभी नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं, चैप्टर 7 का? तो हैंड रेज कर दो सारे, एक बार सारे हैंड रेज कर दो अगर आप सारे एग्री हैं कि आप सर नया चैप्टर स्टार्ट कर दो, क्योंकि सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं इसमें। मेन जितने भी इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं, लगभग सारे ही टॉपिक कवर हो गए। मेरे हिसाब से एक भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। मैं चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं और फर्दर जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी उसमें उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बेटा चैप्टर 7 है ऑर्गेनाइजेशन 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 इन एनिमल्स। ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टिश्यूज की। हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे बच्चों। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बायो का सिलेबस का, और इसमें आप पूरे
कोई भी एनिमल है उसकी एनाटॉमी को समझ जाएंगे, पूरी एनिमल एनाटॉमी को समझ जाएंगे कि ऐसे ऐसे उनकी स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है ना। तो अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एनिमल्स की एनाटॉमी कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के, एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू की, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टर्म टिश्यू। टर्म टिश्यू किसने दिया, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी क्या है, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू की। बेटा टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसी सेल्स का ग्रुप जो सिमिलर है अपनी स्ट्रक्चर में, उनका ओरिजिन सेम है और वो सेम स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। तो दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। आगे बात समझ में दोबारा सुन लीजिए, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, the cells which are similar in their origin, in their structure and in their function. They do the specialized function. That the cells group is called tissue. इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। बच्चों एक जैसे सेल्स के एग्रीगेशन से टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज के कोऑर्डिनेट होने से, एग्रीगेट करने से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स काफी सारे ऑर्गन के आपस में कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन करने पर ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन भी, एनिमल्स की बॉडी का फॉर्मेशन भी ऑर्गन सिस्टम के फॉर्मेशन के कारण से हुआ है। ओके बेटा, फिर लेते हैं टर्म टिश्यू। बच्चों जो टर्म टिश्यू है ये बीचेट में दी थी। बीचेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टिश्यू टर्म दी थी। क्या दी थी, टर्म टिश्यू दी थी। फिर लेते हैं हिस्टोलॉजी। जो हिस्टोलॉजी है, ये हिस्टोलॉजी के जो फाउंडर हैं वो भी बीचेट ही है ना। हिस्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, जो फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी है बेटा वो भी बीचेट ही है। और हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, बायो की, जिसके अंतर्गत हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके बेटा, तो ये चीज है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है बच्चों, एनिमल टिश्यूज के अंदर जो सेल्स है, सेल्स के बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है, सेल्स के बाहर की ओर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अंडरस्टूड। तो इस कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन क्या निकल के आ रहे हैं, टिश्यू टर्म किसने दी, बीचेट ने दी। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, बीचेट है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में हम मैंने बताया आपको कि सेल्स के बाहर की ओर जो फ्लूइड होता है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ टिश्यू के जो एनिमल टिश्यूज है इनका ओरिजिन कैसे होता है या स्किन से होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ ओरिजिन ऑफ टिश्यू। बच्चों मैंने आपको चैप्टर 4 में बताया था कि जब एनिमल्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एनिमल्स के अंदर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इस एम्ब्रियो में डिफरेंट जर्मिनल लेयर्स बनती है। क्या बनती है, डिफरेंट जर्मिनल लेयर्स बनती है, ठीक है ना। तो जो हायर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स में मैं बात करूं, हायर एनिमल्स में इसके अलावा जो नॉन कॉर्डेट है उनके अंदर प्लेटी हेलमेंथ से लेकर आगे के जितने भी एनिमल है वो उनमें सारों में 3 लेयर्स बनती है। इन 3 लेयर्स को हम कहते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म कहते हैं। और इन तीनों जर्म लेयर से, इन तीनों जर्म लेयर या जर्मिनल लेयर से ही बॉडी के सारे ऑर्गन डेवलप होते हैं। इन 3 जर्मिनल लेयर से क्या होता है बेटा, बॉडी के सारे या कंप्लीट जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जो टिश्यूज का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म से होता है। ओके, तो ये चीज है, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। बेटा टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। बच्चों जो एनिमल टिश्यूज हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। जो एनिमल टिश्यूज हैं दे आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट epithelial tissues, first is the epithelial tissues, second one is the muscular tissues या muscle tissues, muscular tissues, okay. Third is the connective tissues, ठीक है, connective tissues, and fourth is the nervous tissue. Types of animal tissues में first is the epithelial tissue, second is the muscular tissue, third is the connective tissue and fourth is the nervous tissue. Understood बेटा? तो ये 4 टिश्यूज हैं। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज की। बच्चों जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों लेयर से डेवलप होते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से डेवलप होते हैं, ओके। फिर लेते हैं मस्कुलर टिश्यूज। जो मस्कुलर टिश्यूज है इनका ओरिजिन ओनली मेसोडर्म, ये मैं बता रहा हूं ना, ये कंपटीशन का पार्ट है। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इस टिश्यू का ओरिजिन किससे हुआ है। तो जो मस्कुलर टिश्यूज है इनका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। मैं लिख देता हूं, एपिथेलियल टिश्यू तीनों डर्म से डेवलप होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों से ओरिजिनेट होता है। सेकंड हम लेते हैं, ये केवल मेसोडर्म से डेवलप होता है। ये मेसोडर्म से डेवलप होता है और ये केवल एक्टोडर्म से डेवलप होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से, मस्कुलर टिश्यू ओनली मेसोडर्म से ओरिजिन होता है, कनेक्टिव टिश्यूज मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं और नर्वस टिश्यूज एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है मेरा, ठीक है ना। अब फर्स्ट लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, इसको हम डिटेल में लेंगे, लेकिन एक जनरल बता दूं आपको कि एपिथेलियल टिश्यूज के जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, सिक्रेशन है, ठीक है ना, एक्सक्रीशन है, ये इनके फंक्शन है। सेकंड लेते हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा बॉडी का मूवमेंट होता है, बॉडी ऑर्गन्स का मूवमेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट होते हैं, हार्ट का फंक्शनिंग होती है, तो वो मस्कुलर टिश्यूज से होता है, ठीक है। फिर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को या डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज डिफरेंट ऑर्गन्स को, टिश्यूज को सराउंड करते हैं, उनको इंटैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शन है। फोर्थ लेते हैं नर्वस टिश्यूज। जो एनिमल्स के अंदर जो नर्वस टिश्यूज हैं ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं, तो ये इनके फंक्शन है, ओके। तो सबसे पहले हम लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। दोस्तों एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलिया भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एपिथेलिया भी कह सकते हैं,
ठीक है ना। अब इसमें एक पॉइंट है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच रहती हैं डिफरेंट टाइप के जंक्शंस के द्वारा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से टाइप्स हैं जंक्शन के। एक से दूसरी सेल में आपस में जो इंटरकनेक्शन है, जो इंटरडिजिटेशन है या जो जंक्शन है, वो हम समझेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यूज होती है वो अटैच रहती है, लोकेटेड रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये नॉन सेलुलर होती है। क्या होती है ये? नॉन सेलुलर होती है, ठीक है ना। ये नॉन सेलुलर होती है और ये दो लेयर से मिलके बनती है। एक तो होती है बेसल लैमिना, बेसल लैमिना, और एक होती है फाइब्रस लैमिना। ठीक है बेटा, एक तो होता है बेसल लेमिना, एक होता है फाइब्रस लेमिना, ठीक है ना। इनको हम कंबाइनली बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके बच्चों, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं या जो एपिथेलिया है वो अटैच रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये दो लेयर के मिलने से बनती है। एक होती है बेसल लेमिना और एक होती है फाइब्रस लेमिना, और ये दोनों ही नॉन सेलुलर होती है, ठीक है ना। और जो एपिथेलियल टिश्यूज है वहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक है ना। और जो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इनमें कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। तो ये कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। ओके बेटा, एक चीज बच्चों मैं बता दूं आपको, अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, एनाटॉमी तक अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 6 तक अपन मिड टर्म में ले रहे हैं ना। चैप्टर 6 में लगभग अपन सारा कवर कर चुके हैं। फिर भी आपको नोट्स रीडिंग के दौरान कहीं कोई डाउट आता है, कहीं कोई टॉपिक अनक्लियर होता है, तो आप फोन करके मेरे से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के मुझे आप दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब भी फ्री होऊंगा तो मैं आपको ऑडियो के रूप में उसका आंसर सेंड कर दूंगा ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना। और रिमेनिंग नोट्स भी मैं कुछ एक दिनों में आपको सेंड कर दूंगा। तो बेटा ये है। तो अब बात करते हैं फंक्शंस की। जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनके काफी सारे फंक्शंस हैं बेटा। इनके फंक्शन हैं प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, एक्सक्रीशन में हेल्प करना, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। क्योंकि जो ओवरी और टेस्टिस होते हैं तो उनमें जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, तो उनकी सेल्स एक्चुअल में एपिथेलियल टिश्यू है वो, तो उनकी सेल्स में डिवीजन से क्या है कि गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ओव्यूम बनते हैं, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, ठीक है ना। जो ग्लैंड्स होती है वहां पर वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, सॉरी सिक्रेशन में हेल्प करती है। ग्लैंड्स जो है डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज केमिकल्स प्रोड्यूस करके। जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन वगैरह, वहां की एपिथेलियम फूड को एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो इतने सारे जो है इनके फंक्शंस है। जहां जहां एपिथेलियम टिश्यूज के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं तो वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। अंडरस्टूड बेटा? तो आज के टॉपिक को बेटा हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं इसके टाइप्स कराऊंगा, एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप कराऊंगा। तो एपिथेलियल टिश्यूज के दो टाइप हैं, एक तो है सिंपल एपिथेलियम और एक है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, सॉरी कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है ना। तो जो सिंपल एपिथेलियम है वो सेल्स की सिंगल लेयर से बनती है। सिंपल एपिथेलियम किससे बनती है? उसमें सेल्स की सिंगल लेयर होती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच होती है। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी कह सकते हैं और प्लूरल टर्म के लिए एपिथेलिया वर्ड यूज होता है। तो कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर 3 से 4 या 5 लेयर्स पाई जाती है सेल्स की। अंडरस्टूड बेटा? तो अब ये टाइप आ गया, इनमें डायग्राम्स भी हैं। तो इस टॉपिक को अपन फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल के टेस्ट में आप सभी इन्वॉल्व रहना और सभी टेस्ट देना, जैसी भी तैयारी हो टेस्ट जरूर देना। ओके, थैंक यू।